वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक और स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को मेरी तरफ से सुबह बखैर। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कल छुट्टी मारी मैंने। सर आई मिस यू सो मच। आराम किया सर लेकिन एक बात है, मेरे व्यूअर्स भी कल मुझसे पूछ रहे थे जब भी मौसम अच्छा होता है, बारिश होती है, अब्दुल रऊफ सब एब्सेंट होते हैं, वजह नहीं, वो बता दें परसों किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था मुझे और मैं सारी रात जागा हुआ था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि फिर आराम किया जाए। मतलब लेकिन हमने मौसम बहुत बट आई मिस्ड एवरीथिंग एवरीबॉडी हियर। मतलब यहाँ पे सबको मैंने मिस किया बहुत ज़्यादा। कल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने मिस की वो ये है कि कल बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह थी और बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह पे उनको याद करना एक ऐसा काम है जो मैं बहुत मिस इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि मेरी उनसे मुलाकातें काफ़ी रही हुई क्या बात है। मैं जब प्रोग्राम करता था अपना 50 मिनट उस ज़माने में उनसे कुछ 6-7 मरतबा मुलाकात का मौका मिला और मैं इसीलिए आज के दिन में मतलब कल उनकी सालगिरह थी लेकिन आज उनको याद कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी लीडर थी वो और बहुत विजनरी और बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। मैंने बहुत कम लोग इतने मुताले वाले देखे जितनी बेनज़ीर थी। मुल्क की समझ थी, मसाइल की समझ थी, मसाइल का इदराक था पूरी तरह से और अगर वो जिंदा रहती तो ज़रूर को बड़ा काम करती। पता नहीं आप लोगों ने जी सर आप तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं तो वाकई उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन अगर पर्सनालिटी अरोमा की बात करें तो कल भी मैंने इस प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा कोट किया कि उनका जो एक पर्सनालिटी अरोमा था सर, दैट इज समथिंग, सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ गर्ल्स। उनका गेटअप पाकिस्तान के कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना विद ऑल यू नो अरोमा, दैट इज रियली गुड। वो बड़ा ख़वातीन को इंस्पायर करता है। और मतलब मतलब मैं जैसे बात करूं कि पॉलिटिकल चीज़ें तो हैं ही, उसके साथ जैसे शायरी की उनको समझ थी, लिटरेचर बहुत पढ़ती थी और बच्चों की तरबियत उसके साथ साथ इतनी मसरूफ़ होने के बावजूद उन्होंने बच्चों की तरबियत जिस तरह से की है। पहले हरमीत को इंट्रोड्यूस करवा दें, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, इसमें कहीं ये ना हो कि हम हरमीत को भूल जाएं। हरमीत हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। बिल्कुल हमने आपको बहुत मिस किया क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से कि ज़ाहिर बात है कि आपकी कई मुलाकातें उनके साथ हुई हैं, फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने किए भी हैं। तो हम तो सोच रहे थे लेकिन सोहा ने जैसे कहा कि मौसम जब ऐसा अच्छा मौसम हो तो रऊफ साहब चुपके से छुट्टी कर लेते हैं। मैंने ये सोचा कि हो सकता है रऊफ साहब माल रोड की ओर गए हो घूमने फिरने के लिए कि आज वैसे ही ना पुरानी यादें दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। और जाके नाश्ते करते हैं। हाँ, मैं वैसे माल रोड की ओर गया था लेकिन रात के आखिरी पहर में एयरपोर्ट किसी को छोड़ने जाना था तो वो उनको खुदाफिज कहने के लिए जाना पड़ा और वो फिर इतनी देर से वापस आया। जितनी फ़्लाइट्स हैं ये आपको पता ही है कि ये अमूमन 4-5 बजे के करीब चलती हैं, तो फिर आपको जब जाना हो तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है, सारी रात नींद खराब होती है आदमी की। लेकिन रऊफ साहब वैसे माल रोड में जब बारिश हो मुझे तो याद है, मुझे बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे घूमना फिरना और वैसे भी ग्रीनरी है, बड़ा मज़ा आता है बारिश जब ज़्यादा हो तो। लेकिन हरमीत और अब्दुल रऊफ साहब देखिए मौसम कल अच्छा था, हमने तो सारा वाला तो कहा था पूरा शो डेडिकेट कर दे मौसम पे और हमने हर जगह कोट किया मौसम को और मौसम वाकई कल से बड़ा अच्छा सर। बिला वजह सर आप अंदर आए, ऑफिस एंटर हो, गेट से लेके मेकअप रूम तक हर बंदे के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, $100 स्माइल किसी वजह से नहीं, बस मौसम अच्छा है तो भी सारे काफी खुश हैं। हम आपको मजीद भी खुश करेंगे सर। आज का रन डाउन बड़ा मजे का है। हाँ, रन डाउन बड़ा मजे का। एक और मतलब ये है कि हमारे लिए लाइफ लाइन था वो, और वो ये था IMF। जिन लोगों ने अभी अखबार नहीं पढ़े, टीवी नहीं देखा, उनको ये बता दें कि IMF के साथ जो थी वो तकरीबन हो गई है, तकरीबन मान गए हैं जी। हाँ वो हो गई है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले रन डाउन की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज पे सबसे पहले सर आपने बता दिया उधार लेते हैं, बड़े खुश होते हैं सर, देख लेते हैं। सबसे पहले खबर ये कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, उनकी सारी शर्तें मान ली, उन्होंने जो काम हमने कर लिया तो फाइनली अब थोड़ी लचक दिखाना शुरू कर दी है। ऑलमोस्ट किन शराइत पर अब ये दस्तखत करने के लिए रेडी हो गया IMF, ये हम आपसे डिटेल में शेयर करेंगे आज के रन डाउन में। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला सर 8 साल बाद फाइनली महफूज कर लिया गया जी। इसके बारे में भी इंडिकेट करेंगे हम इंशाल्लाह, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसमें भी बहुत सी बातें हैं महफूज करने के बारे में, लोग बातें कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या PTI को बैन कर दिया जाएगा या ये कि वो जो 31 करोड़ रुपए जिसके बारे में कहते हैं कि वो फंडिंग आई हुई है जिसका जिक्र नहीं किया गया, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको जब्त कर लिया जाएगा। जिन लोगों के नाम ये फंडिंग आई हुई है उन लोगों का क्या होगा? यस सर।
तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कराची की बात कर लेते हैं। लाहौर की तो हम बारिश के खूबसूरत मौसम की बहुत बात करते हैं, लेकिन मूनसून जो कि कराची में है, तो कराची समेत दीगर ऐसे इलाके सर हैं जहाँ पर सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं और डिपार्टमेंट्स को क्या काम करना है, इस हवाले से भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सूफियाना कलाम को मुनफरिद अंदाज में पढ़कर पहचान बनाने वाले, एक ऐसा नाम जो कि रमज़ान में कुछ साल पहले सर जब एक खबर आई, मुझे आज भी वो वक्त याद है, अमजद साबरी साहब की जो खबर आई थी जी, और उनकी बरसी है आज, तो उनको भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा अगली खबर कुछ इस तरह की है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है और अजीब व गरीब भी लग रही है मुझे खबर। अदालत ने सर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म जारी कर दिया और सर आप आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। एक इंसान की दुनिया में जाने के बाद ये सूरत हाल किस तरह से हम इसे कैटर कर सकते हैं, लोग किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सर दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब लोग जहनी मसाइल का शिकार है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जिसको रियल कहा जाता है कि ये रियल है। लोग किस तरह से इससे दो चार होते हैं और किस तरह से निकल आते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सर डलते हैं अपने डेली डोज की तरफ, इंटरेस्टिंग खबरें और टॉप ऑफ द स्टोरी में डेली डोज में क्या खबर। आजकल तो बच्चों को बस शादी की पड़ी हुई और शादी नहीं कराओगे तो सर ये बच्चा जो है अपने वालिद के खिलाफ अदालत पहुंच गया। हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी शादी मेरा बाप जो है वो 1 महीने के अंदर नहीं करवाएगा तो क्या होगा। 1 महीने के अंदर नहीं करवाएगा तो फिर मैं अदालत जाके बाकायदा तौर पर एक्शन लूंगा, कानून का सहारा लूंगा। और वो अदालत में बाप को भी बुलाया गया। ये खैबर पख्तूनख्वा है, हरमीत का बच्चा ये खैबर पख्तूनख्वा का हाँ है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़या हुआ है। शादी 28 साल तो हो गए उसको, तो वो बेचारा कहता है मेरी शादी करा दो। वो कह रहे हैं मेरी उम्र हो गई है, मैं गुनाहों से बचने के लिए शादी करना चाहता हूँ। और बाप जो है उसका वो ये कह रहा है कि ये जिम्मेदार नहीं है, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को कौन बेटी देगा। वो कह रहा है ये अक्सर मुझसे पैसे लेता है और खा जाता है, और बल्कि एक दफ़ा इसने अपने अगवा का ड्रामा रचाया, दोस्तों पे उड़ा देता है, दोस्तों पे उड़ा देता है। तो ये तो बात सही है भाई, मतलब अगर आप देख रहे हो प्रोग्राम आपको, लेकिन बच्चे को तो जल्दी है ना सर। वो कहते हैं ना कि जो खाए पछताए, जो ना खाए भी पछताए। अब वो वैसे ही दूर से मीठा लगता है कड़वा लड्डू प्यारा। वो जल्दी है, उसको बहुत जल्दी है। और जाहिर बात है बाप को भी ये टेंशन है कि भैया बेटा जब समझदार होगा, थोड़ी बहुत समझ होगी, थोड़ी बहुत जमा पूंजी होगी, थोड़ी बहुत जिम्मेदाराना वो जो एक जिम्मेदारी होती है वो अगर उसके कंधों पर आएगी, कम से कम वो जिम्मेदारी उठाएगा, तो हाँ मैं राजी हूँ, कर लूंगा इसकी शादी। लेकिन बच्चा जो है वो तैयार नहीं, इतने पैसे लेके चला जाता है। नॉर्मली ये होता है कि कहा जाता है कि बच्चे अगर जिम्मेदार ना हो, पाकिस्तान में पंजाब में तो खासतौर पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा जिम्मेदार नहीं है, स्टबन है और बदतमीज़ है या कोई भी उसको मसला हो, तो यहाँ पर हर चीज़ का सलूशन शादी समझा जाता है कि शादी कर दो जिम्मेदार हो जाएगा, शादी कर दो कमाना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि शादी कर दो अगर जहनी तौर पे कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगा। कोई नींद पागलपन है, एंजाइटी के दौरे पड़ते हैं, डिप्रेशन है, हर चीज़ का इलाज वो कहते हैं शादी कर दो। तो जो सही नहीं है उसकी वजह ये है कि जो बेटी आप लेके आते हैं किसी की, वो बेचारी सफ़र करती है फिर, बल्कि पूरा ख़ानदान सफ़र करता है मतलब उसमें। अच्छा सर, आप आगे है कि ये तो चीख चीख के बच्चा कह रहे हैं मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, लेकिन यहाँ पर एक खातून हमारे पास डेली डोज में एक ऐसी खबर है जो चीख चीख के पैसे कमाती है और हरमीत लाखों में कमाती है। आप सोचें, हमने एक दिन पहले खबर ब्रेक की थी, कॉकरोच जमा करें तो पैसे कमाए, यहाँ पर चीखने से पैसे कमाए। सर किस किस तरह से पैसे कमाने हैं? एशले पेल्डन, यस नाम है, इसका नाम है एशले पेल्डन। और ये हॉलीवुड की जो ड्राउनी फिल्में हैं उसकी मारूफ तरीन सदाकारा है। सदाकारा इसलिए कि इसको बुलाया जाता है, हाँ इसको बुलवाया जाता है आवाज़ों के लिए, सदाकारी करती है, सदाकारी करती है। और ये जो आवाज़ें जिस तरह से ये निकालती है, रोने धोने की, चीखने की, शोर मचाने की, ये तमाम, ये देखिए ये विजुअल भी आप देख रहे हैं। शी इज़ क्वाइट यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, मतलब खूबसूरत भी है, यंग भी है, लेकिन आप उसके एक्सप्रेशन देखें और जिस तरह से वो आवाज़ें निकाल रही है तो बहुत कामयाब है और लाखों डॉलर कमाती है भाई। मतलब और चीखती फनकार के नाम से इसका नाम मशहूर है। और सर देखें, अच्छा उसकी आवाज़ में ट्रांजिशंस बहुत सारी हैं, मतलब अगर उसे आप कहते हैं कि आपने इस तरह की आवाज़ निकालनी कि आवाज़ में आपके डर होना चाहिए, फिर आपने कैसी आवाज़ निकालनी जिसमें आपने अगले बंदे को डराना है, फिर आपने कैसी आवाज़ निकाली इसमें आप फाइटिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि यू आर जस्ट गोइंग टू गेट अप, और आप अगेंस्ट एक किसी भी हमले के अगेंस्ट आप बाउंस बैक करते हैं। तो आप जिस तरह की उसे कंडीशन देते हैं, फिल्म का एक सीन देते हैं, एक कैरेक्टर देते हैं सर, वो उसके मुताबिक चीखें निकालती है। शुरू कर दिया तुमने प्रैक्टिस, इतने पैसे सुन के ना, इतने पैसे सुन के इधर भी
प्रैक्टिस शुरू हो गई है। तो और क्या सर, देखिए पैसे कमाने के इतने जरिए तमाम वो सुहान ने पहले यंगस्टर्स से प्रैक्टिस शुरू कर दी। तमाम वो यंगस्टर स्क्रीन के उस तरफ बैठ के हमें देखते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप देखिए चीखने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो ये लेम एक्सक्यूज देना बंद कर दें। चीखने से भी पैसे कमा सकते हैं। जो करना है उसे करें और जिस काम को आप करें इतने अच्छे कॉकरोच जमा तरीके से करने करें से कि भी कोई करा और ना कर सकते हैं। सके। हाँ बस बिल्कुल, जी। हम पहले जिक्र कर चुके हैं सर इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे एक बड़ी अच्छी खबर है, प्राउड फॉर पाकिस्तान, थाईलैंड में एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप सर पाकिस्तान के नूर जमान जो है उन्होंने अंडर 19 में ये टाइटल अपने नाम कर लिया। ये 4 साल के बाद हुआ वाकया, और एक ज़माना था जिस वक्त जहांगीर खान, जानशेर खान Yes. पूरी दुनिया पे राज किया। उन्होंने तकरीबन 18-19 बरस Squash मुसलसल पाकिस्तान के बाद टाइटल रहे बिल्कुल। स्क्वॉश के। अब पता नहीं क्या हुआ, क्यों स्लाइड डाउन किया पाकिस्तान, उन टॉप पोजीशन से नीचे लुढ़कता लुढ़कता पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो ये बड़ी खुशी की खबर है कि अंडर 19 में दोबारा सब टाइटल सपोर्ट जीतना। नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आप हमारे शोज में जितने भी एथलीट्स आए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी लोग आए, उनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि भाई पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, जो करते हैं वो खुद अपने जेब से या किसी ने थोड़ी बहुत सपोर्ट दे दी तो हम जाके कुछ कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि ना सपोर्ट होने के बावजूद, क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह बहुत सारी टीमें मुख्तलिफ ममालिक की जगह से जब एथलीट जाते हैं या स्पोर्ट्स की से रिलेटेड लोग जाते हैं, वहाँ पे जब वो खेलते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बेचारे जब आते हैं तो अगर जीत के कुछ आ गए तो हार हम गले में पहना देंगे और 2-3 ऐलानात हो जाएंगे, लेकिन अगर हार के आ गए तो कोई ना हौसला देने वाला ना कोई थपकी देने वाला। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये जाके टाइटल अपने नाम इन्होंने किया है तो कमाल किया भाजी। एक्चुअली हरमीत क्रेडिट यही है कि इन वसाइल कोरोना ना रोक कर और इन वसाइल या कम वसाइल के बावजूद भी आप जाते हैं, मेहनत करते हैं। हम तो एक सक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये खबर है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी सक्सेस स्टोरी है जिसमें उसकी स्ट्रगल है और उसका काम है। तो ये क्रेडिट है पाकिस्तान का। यकीनन हम भी नूर जमान को मुबारकबाद देते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक से हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। वी विल टेक प्रोग्राम फॉरवर्ड। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद फॉरेन फंडिंग केस में कल फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया है, और महफूज करके अब वो कुछ अर्से बाद वो अरसे का तयन अभी नहीं किया गया, इसको अनाउंस करेंगे। उस हवाले से फिर लोग ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि 31 करोड़ रुपया जिसकी बात हो रही है वो रुपया ज़ब्त हो सकता है। कोई कह रहा है कि PTI के ऊपर पाबंदी लग सकती है। कोई कह रहा है कि जिन लोगों के नाम इसमें है, जिनके नाम अकाउंट्स बने हुए थे और वो उनके नाम के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र होते रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो सामने हमारे आ रही हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ हमें देखनी है, और वो ये है कि ऐसे मौके के ऊपर जब अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल हवाले से भी और मुआशी हवाले से भी, अगरचे IMF के साथ मुआहदा हो गया लेकिन फिर भी ऐसे बादल छाए हुए हैं जो मुल्क की फ़ज़ा को ख़राब कर रहे हैं। अब ऐसे में जब महंगाई भी इतनी बढ़ रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है, तो देखना हमें ये है कि दोनों जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जो अपोजिशन में हैं, इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। महंगाई के ख़िलाफ़ इमरान खान अवाम में जाने का इरादा रखते हैं, क्या वो कामयाब होगी? स्ट्रेटजी नहीं होगी। जो हुकूमत है वो क्या करेगी? क्या इसी तरह से IMF के तहत जो मुआहदे के तहत चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, महंगाई और होती चली जाएगी? फिर वो क्या करेंगे अगर महंगाई होगी? क्या इमरान को एक स्पेस मिल जाएगी कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद कर सकें और एक नैरेटिव बिल्ड कर सकें? हमारे साथ राना मुबशर साहब हैं। बहुत सी चीज़ें इस हवाले से इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इस मौके के ऊपर अब जब इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जल्द कॉल दूंगा मार्च की, और उधर से हुकूमत जो है वो कह रही है कि मुश्किल फैसले करने पड़े तो भी हम करेंगे, इनकी ये स्ट्रेटजीज आपको पॉलिटिकल फ़ज़ा के ऊपर असरअंदाज होती लगती हैं? I personally think it's going to be a situation. We are in a catch-22 situation वैसे तो, कि हम IMF से बाहर नहीं निकल सकते। हमने जो उसकी शराइत है उसको पूरा करना ही करना है, ठीक है। There is no way out of it. Secondly, when we come to our domestic politics, people sitting in the corridors of power right now, whatever decisions they are making,
वो उन्होंने लेने ही लेने हैं, दैट्स व्हाई दे आर हियर। और उसका जो पॉलिटिकल बैकलैश होगा वो उसके लिए दे आर प्रॉपर्ली रेडी फॉर इट। ब्लेम गेम चलती रहेगी, जैसे हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक मीडिया में वो इमरान खान पे ब्लेम करते रहेंगे इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद है, और इमरान खान उस पे ब्लेम करते रहेंगे इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद है, जो 11-12 जमातें। तो एक दूसरे में ब्लेम गेम चलती रहेगी, बट द रियलिटी चेक इज के ये करने पड़ेंगे डिसीजन इनको, उनके पास कोई और रास्ता है नहीं, व्हाटएवर IMF इज सेइंग। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की आप बात कर रहे हैं, politically uncertainty leads to economic uncertainty. So that's exactly what is happening. और ये मेरे ख्याल में कंटिन्यू रहेगा, इसके अंदर कोई ठहराव आने वाला नहीं है। जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि जनाब पेट्रोल डीजल जो है वो 300 रुपए तक जा सकता है। यस और जो बिजली का यूनिट है वो 39-40 रुपीज तक जा सकता है। सो अगर 39-40 रुपीज का बिजली का यूनिट जा सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमत 300 रुपए तक जा सकती है, और डॉलर जो है वो 250 से 240 रुपए तक जा सकता है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि आम आदमी कहाँ जाएगा। एग्जैक्ट और अभी तो जुलाई अगस्त में जो बिल्स आएंगे वो तो लोगों को समझ आ जाएगी, उनको तो लग पता जाएगा कि हुआ क्या है। सो उस वक्त कॉल देगा इमरान खान, क्योंकि ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि बिल चल आ जाए लोगों के, तो उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाए, तो फिर उसके बाद वो कॉल देगा। तो उस कॉल को लेके वो आगे कितना चल सकता है इमरान खान, दैट इज येट टू बी सीन। वो अब देखेंगे उसको कितना कैश कर सकता है, कितना चला सकता है, कितना टफ टाइम दे सकता है हुकूमत को। बट आई पर्सनली थिंक इमरान खान साहब का जो इशू है वो ये है कि उनके पास जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स आपने देखे होंगे कि अभी रिसेंटली जब उन्होंने कॉल दी थी इस्लामाबाद के लिए, तो उनके बहुत से लीडर्स जो थे वो गायब हो गए, दे जस्ट डिसअपीयर्ड। बिल्कुल। एंड दे डिसअपीयर्ड, और लोग जो थे दे वर लाइक सपोर्टर, वहां पे था सपोर्टर था, वोटर था, फैमिली थी, उन्होंने शेल भी खाए, उन्होंने मारे भी खाई, वो वहां पे था एक हेडलेस चिकन की तरह। लीडर्स नहीं थे, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स डिसअपीयर्ड, उनका पता ही नहीं चला वो गए कहाँ पे। सो लीडर्स जो है अवाम ने नहीं चुने थे, अवाम ने अपने लिए जनाब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA MPA चुना था। लीडर्स जो बनाए थे इमरान खान साहब ने बनाए थे। सो वो वहां पे चॉइस कहाँ पे गलत हुई वो इमरान खान साहब को बताना पड़ेगा। हुकूमत के अंदर जब थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी पहले दिन से इमरान खान साहब ने अपने हॉर्न्स जो थे वो लॉक करके रखे हुए थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब बुज़दार को मैं नहीं छोड़ूंगा, बुज़दार के अलावा पंजाब चल नहीं सकता। अब वो पंजाब चलाना चाह रहे थे बैठ के यहाँ पे इस्लामाबाद से, ठीक है उन्होंने किसी हद तक चलाया क्योंकि ही वाज द यस मैन, बट देन अगेन उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट इसलिए देनी पड़ेगी कि वो वहाँ पे जो वोट बैंक है नून लीग का, वो तो डैमेज नहीं हुआ, वो तो डैमेज अब हो रहा है। वो 3.5-4 साल में डैमेज नहीं हुआ था, वो अब हो रहा है, क्योंकि इमरान खान को जब निकाला तो उसके बाद जनाब सारी चीजें सामने आनी शुरू की, उनके ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू हो गया। उससे पहले तो उनका 7% पे ग्राफ था इमरान खान का। वो तो एक उनको वो अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी होगी इमरान खान की तरफ से कि उनकी बैड गवर्नेंस और उनके जितने भी गुनाह थे वो धुल गए नो कॉन्फिडेंस मूव से। बट देन अगेन इट्स अ सिचुएशन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, political uncertainty leads to economic uncertainty and it's going to be a situation, and I don't see कि elections भी इसका कोई हल है, क्योंकि elections के बाद क्या होना है वो भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अभी से बैठ के 32 साल हो गए हमें जर्नलिज्म करते हुए। इमरान खान साहब अगर सबसे ज्यादा सीटें निकाल भी ले, मतलब नून लीग से भी ज्यादा, पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा भी सीटें निकाल ले, तो इमरान खान साहब ने फिर वहीं पे आ जाना है और उन्होंने कह रहे जी कि 40 हल्के खोल दो। ठीक है राणा साहब, हल्के जो है उसमें गड़बड़ है। ये राणा साहब अभी बात करते हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी आने वाले हैं, उस हवाले से भी हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हरमीत का सवाल लेने जरा पहले। जी हरमीत। जी राणा साहब, जिस तरह आपने इलेक्शन का जिक्र किया तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये बयानिया जिस तरह वो मौक़िफ़ खान साहब का है और अवाम में पॉपुलर भी हो रहा है, और महंगाई का ये जो मामला है इसको भी वो लेके जाएंगे, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का कल बयान आया कि आने वाला जो इलेक्शन है
इसमें हमारे जो इत्तेहादी हम साथ लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं खौफ जो है आज भी इसी में हुकूमत जो मुब्तला है खान के इस खौफ में कि कहीं अगर अकेले के लिए लड़ेंगे तो फिर शायद खान दोबारा वापस लौट आए? You're asking me जी? जी राणा साहब। जी तो जी आज राणा मैंने साहब। वो कह रहा हूँ, देखें जी, आप ये इत्तेहादी जो है इनका एक इशू है। इत्तेहादी जो है जब अपने अपने इलाकों में कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनके लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो ये जो कुछ मर्जी कह दें, जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे ज्यादा सीटें अगर निकाल लेंगे ना इमरान खान साहब, सबसे ज्यादा, तो फिर भी इमरान खान साहब ने जरूर कहना है इलेक्शन के बाद कि जनाब ये 20 या 40 सीटें जो हैं इस पे गड़बड़ हुई है, इन हलकों को इनकी दोबारा से रीपोलिंग कराएं, या जैसे पहले उन्होंने 4 सीटों को कहा था कि 40 सीटों को कह सकते हैं। तो वो एक सिचुएशन रहेगी। और ये लोग जब जाएंगे हलकों में अपने, तो ये बेशक कहते रहे वोटर को अपने को कि जनाब हमारा मैनिफेस्टो डिफरेंट है, हम मिलके हुकूमत करते रहे, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो डिफरेंट है। बट पीपल विल प्रोबेबली नॉट बाय इट, क्योंकि वो कहेंगे जी तुम सारे थे हुकूमत बैठे रहे सो, तो गुड़ की वोट लेना आ गए साढ़े को। वही एज मिलेगा इमरान खान को, और इमरान खान जो है सीटें ज्यादा निकाल लेगा। अब एक इसमें एक बड़ी सिचुएशन है, हुकूमत कौन बनाएगा? बेशक इमरान खान साहब जो है सीटें ज्यादा निकाल लें, लेकिन वो हुकूमत कौन बनाएगा वो सबसे बड़ा टास्क होगा इलेक्शन के बाद। अच्छा राणा साहब, ये बताइए, अभी फौरी तौर पे वो इलेक्शन तो अभी पता नहीं कितनी देर में होने हैं, लेकिन यह है कि फौरी तौर पे अगले महीने ज़िमनी इंतखाबात होने हैं पंजाब के 20 सीटों के ऊपर। इसके हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नून लीग को इलेक्शन लड़ना आता है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान की पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं वो गायब हुए रहे हैं, अब जब वो ज़िमनी इंतखाब में वोट मांगने के लिए निकलेंगे तो उनकी कितनी पजीराई होगी, कितने लोग उस बयानिए की तरफ आएंगे इमरान खान के? देखिए, इसमें सारे ये जो वोट अगर मिलेंगे ना, अगर 20 सीटों पे इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो 20 में से अगर 10 सीटें भी इमरान खान निकाल लेना, तो ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी। और ये जो 10 में से 10 भी सीटें अगर निकाल लें 20 में से, तो वो जो इमरान खान की कामयाबी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होगी, वो कोई इमरान खान की मोहब्बत में नहीं होगी, वो सिर्फ इसलिए होगी कि वो लोग जो है उनके अंदर एक गुस्सा है कि भाई तुसी कोई और बंदे लाए देना, ये बंदे क्यों लेके आए आप हुकूमत में। तो वो उनके अंदर जो गुस्सा पाया जाता है उसकी वजह से वो हो सकता है 20 में से 10 सीटें इमरान खान निकाल जाए। अदरवाइज अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें 4.25 साल का, तो उसमें तो कोई चीज नहीं छोड़ी थी। अगर ये साल एक और निकाल जाते इमरान खान साहब हुकूमत के अंदर, तो इनको तो ये तो वाइप आउट हो जाते, ये तो बिल्कुल वाइप आउट हो जाते। लेकिन जो सवाल है कि वहां पे लोगों को जाके क्या कहेंगे इनके वोटर, जब बाई इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, वहां पे क्या कहेंगे? ज़िमनी इंतखाबात में वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये लोग जाएंगे तो इमरान खान को वोट डाल देंगे, और 20 में से 10 सीटें भी इमरान खान निकाल गया तो इट्स गोइंग टू बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर इमरान खान। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से निकालेंगे कि वहां पे इनको लोगों को सिर्फ गुस्सा ये है कि आपने इन लोगों को, सब लोगों को क्यों बिठा दिया। तो इस गुस्से में निकाल के वोट दे सकते हैं इमरान खान को। अदरवाइज उनका 4.25 साल का रिकॉर्ड जो है उसमें वो गिर चुका था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। ये तो नो कॉन्फिडेंस मूव ने इमरान खान को एक एज दे दिया, उसका ग्राफ दोबारा से चढ़ गया। बहुत शुक्रिया राना साहब, वेरी मच। जो बात जैसे हो रही है ज़िमनी इंतखाबात में कितनी सीटें लेंगे, ये इस हवाले से भी बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। राना साहब का कहना यह है कि अगर, इन्होंने भी ये नहीं कहा कि इमरान खान 10 सीटें निकाल लेंगे, अगर निकाल पाए तो, लेकिन बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को अभी तक तमाम तर बड़ी यानी पार्टी बनने के बावजूद इलेक्शन लड़ना नहीं आया, और इलेक्शन जिस तरीके से नून लीग लड़ती है उसके मुताबिक ये है कि 15-16 सीटें ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ले जाएगी, और PTI के हिस्से में सिर्फ 4-5 सीट्स आएंगी। वो उनका कहना था सर, साथ ये भी था कि वोट बैंक इटसेल्फ उनका नहीं होगा, उनके नून लीग की ग्रज में अगर वोट मिल सकता है, नून लीग की ग्रज में PTI को, तो इस पर हो सकता है कि सीटें 5 से थोड़ी एक सीट। और वो फिर बात यह है कि वो PDM ने इलेक्शन लड़ना है मुश्तरका तौर पे, सिर्फ नून लीग नहीं है, बाकी पार्टियां भी उसमें शरीक होंगी, उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, और वापस आते हैं और फिर यही से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। ब्रेक के बाद जिस तरह आप जानते हैं कि इस दफ़ा बारिशें प्री मानसून शुरू हो गया और बारिशें बड़ी तेज़ हुई पंजाब में, तो ख़ास तौर पे लाहौर में भी बारिश काफ़ी हुई और बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा हो गया। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी आप जानते हैं कि ज़रा सी तेज़ बारिश हो तो वहाँ पे पिछले बरसों में ऐसी सूरत हाल रही है जो बड़ी खौफनाक कही जा सकती है। कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सूरज का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। बारिश का पानी जब खड़ा हो जाता है तो इंसान के लिए, जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई मुहीब सी सूरत हाल क्रिएट कर देता है। इस साल क्या होगा, जबकि शहरी रहमान ने भी कहा, मौसमियात के माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि आम जो तवक्को है उससे भी शायद ज़्यादा बारिश हो। और सर हम तो ये बात करते हैं कि अब अब्र रहमत है, लेकिन वो जब जहमत बन जाती है तो उससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, चीफ मेट है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सरदार साहब कहिएगा क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है मानसून की बारिशों के बाद कराची में खासतौर पर सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जो करंट प्री मानसून स्पेल चल रहा था उसने तो पंजाब, केपी और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान उन सभी इलाकों में बहुत धुआंधार बारिशें बरसाई हैं और अक्सर जगहों में जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो नदी नालों में तुगयानी और सैलाबी कैफियत आ चुकी है। तो कराची में इत्तेफाक से स्पेल के नतीजे में कोई नहीं आया ऐसा कोई, अलबत्ता अपर सिंध और सेंट्रल सिंध में कुछ कुछ एरियाज में सक्खर, रोड़ी, लाड़काना वगैरह की तरफ और खैरपुर और कल उमरकोट की तरफ कोई हल्की बारिश हुई है, कहीं और कहीं अच्छी बारिश हुई है सक्खर में। तो कराची में तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, लेकिन ओवरऑल मानसून की जो फोरकास्ट है वो आपने देखी होगी इस दफ़ा 3 महीनों की जो एक असेसमेंट है या आउटलुक है वो ये है कि अबव एवरेज बारिशें होंगी। तो 20 से 30% जो मामूल है, मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्की हैं पूरे सिंध, खासकर वेस्टर्न सिंध में बशमूल कराची। तो उसमें जब ज़्यादा बारिशों का खदशा है होने का तो मतलब ये खदशा भी रहता है कि कोई तेज़ स्पेल आए तो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल किसी वक्त भी पैदा हो सकती है। ये जो सरदार साहब अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल होगी कराची में, इससे कॉम्बैट करने के लिए क्या कोई प्रिकॉशंस हैं, कोई मामलात का इंतज़ाम किया हुआ है? पिछले बरसों में भी हमने देखा जब भी बारिश हुई है तो कराची के हालात बहुत ही ख़राब रहे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कराची में तो असल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का है कि अगर 50 से 60 मिलीमीटर बारिश भी थोड़े टाइम में यानी आधे घंटे में इतनी बारिश पड़ जाए तो वो मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है, खासकर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। तो मतलब ये कि इंतज़ामिया की सतह पे कोशिशें तो हो रही हैं, नालों वालों की सफाई सुथराई और कुछ जो उनकी जो भी प्रिकॉशनरी कुछ होती हैं वो कर रहे हैं ये लोग। हमारी फोरकास्ट बहरहाल कन्वे हो गई थी उनको और जाहिर है स्पेल टू स्पेल बेसिस पे फिर हम 2 से 3 दिन पहले एटलीस्ट उनको बता दिया करेंगे आने वाले स्पेल जो होंगे। जैसे जुलाई के शुरू में एक्सपेक्टेड है एक अच्छा स्पेल है, वो दिख रहा है अभी तक की कंडीशंस के मुताबिक। तो ये है सूरत हाल। जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि नया स्पेल जो है वो जुलाई में दोबारा शुरू होगा, तो क्या आपको उसमें कोई ख़तरा दिखाई दे रहा है? क्योंकि उमूमन यही होता है कि कराची के तो आपने जिक्र किया कि हमारा निकासी का सिस्टम वहाँ वैसा है कि वहाँ थोड़ी बारिश भी हो जाए तो घरों में दाखिल हो जाती है, लेकिन क्या जुलाई में होने वाली बारिशें क्या तूफ़ानी बारिशें साबित होंगी या उसमें इस तरह कोई बड़ा ख़तरा आपको नज़र नहीं आता है? देखिए ये तो असल में जब 3 से 5 दिन जब स्पेल बिल्कुल करीब आ जाता है ना तो आप मतलब ज़्यादा प्रिसाइसली आप तब बता सकते हैं कि आने वाले स्पेल के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग या हो सकती है कि नहीं और कितना हैवी स्पेल है। लेकिन इस वक्त की जो कंडीशन है, जैसे अभी तो उसमें कम से कम 10 दिन का है एक तरह से वक्फा, यानी जुलाई के 2 या 3 जुलाई के बाद कराची में एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल की कंडीशन के मुताबिक तो अच्छा तेज स्पेल है। तो अब वो जाहिर है कि जो आप 28-29 जून जब उसके करीब जाएंगे तो फिर कंडीशन, चूंकि इस दौरान में एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको पता चेंज होती रहती हैं, तो फिर कुछ हतमी तौर पे बात की जा सकेगी कि वो स्पेल कितना तेज होगा और उसके नतीजे में वाकई में कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि नहीं। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, बहुत मेहरबानी। इस सारी सूरत हाल में सर नहरों में, दरियाओं में तुग़यानी हो, आपके ग्लेशियर पिघलने का प्रोसेस हो, सर कितनी प्रोडक्टिवली इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है अनटिल और अनलेस हमारे पास वो रिसोर्सेज मौजूद हो कि इस पानी से प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करके बिजली की तरफ जाया जाए। लेकिन सर अफसोस इस बात का है कि हम हमेशा इसको सैलाब की नज़र कर देते हैं।
हाँ, वो मतलब ये है कि डैम हमारे यहाँ जो बनने चाहिए थे वो डैम नहीं बन पाए, और अभी भी ये है कि 10 डैम जिसके बारे में कहा जाता है कि प्लानिंग हो रही थी वो डिले का शिकार हो गए। इस वक्त मुल्क में जो फंडिंग की कमी है उसकी वजह से हमारी मूडीज़ ने जो रेटिंग है वो माइनस में की हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ फंडिंग आना और भी मुश्किल हो गया। हमने एक छोटी सी ब्रेक और लेनी है और ये न्यूज़ ब्रेक है। आप ज़रा न्यूज़ सुने, हम वापस आते हैं और फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। आज ही ब्रेक के बाद एक थोड़ी सी हमने बड़ी ट्रेजिक सी स्टोरी अभी थोड़ी देर पहले बयान की थी। ये दूसरी खबर भी उसी तरह से ज़रा उदास कर देने वाली है, और वो ये है कि आमिर लियाकत साहब, जो कहते हुए भी उनको अजीब सा लगता है कि मरहूम आमिर लियाकत साहब जो मारूफ एंकर थे, पॉलिटिशियन थे, उनकी कब्र कुशाई के लिए अदालत ने हुक्म जारी किया है। पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है, जिसके बारे में बुशरा अहमद बशीर साहिबा के हवाले से मौक़िफ़ ये आता है कि ये ना किया जाए। मेरे ख्याल में वजह यही बुनियादी तौर पे होगी कि घर वालों का जो अहल खाना है आमिर लियाकत के, वो ये कह रहे हैं कि ये ना किया जाए, लेकिन अदालत ये कहती है कि जिन सरकमस्टांसेस में आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ उसमें बहुत सा शुबा है कि वो नेचुरल डेथ है या नहीं है। ऐसे ज़ाहिरी हालत को देखते हुए पता नहीं चलता। तो बुशरा अहमद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये फरमाइए, आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के हवाले से आपका बयान हमारे सामने आया कि ये ना किया जाए, इस हवाले से क्या कहती है? मतलब ये कि ये ज़ाहिर है आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी उनके मद्दा जो हैं एक दुख की बात होती है कि इस तरह से कब्र कुशाई की जाए। अहले खाना के लिए ज़्यादा है दुख की बात। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी दुख की बात है। सबसे पहले तो हम टेक्निकल बात करेंगे तो इमोशनल बात है। टेक्निकल बात ये है कि जब पहले दिन ये बातें हो रही थी उनके जनाजे से पहले, तो एक मजिस्ट्रेट साहब के साथ उनकी फैमिली, उनकी एक्स वाइफ और उनके बच्चों की मीटिंग हुई और उसके साथ मिलकर तय ये पाया कि इसकी जरूरत नहीं है, और एक मजिस्ट्रेट डिसाइड कर हो गई, बात खत्म। आप किसी आम शहरी के दिल में शोहरत का मुसौफ जागा और उन्होंने अपना नाम उछालने के लिए या अल्लाह जाने अपने आप को जो भी रजिस्टर कराने के लिए ये एक नया शोशा छोड़ा। तो उनकी क्या हैसियत है? ना वो कोई रिश्तेदार है, ना वो कोई उनके कोई दोस्त है, ना गमख्वार है, और ना ही किसी पर किसी पर्टिकुलर इंसान पे कोई शक शुबा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, फिर एक और मजिस्ट्रेट साहब ने उस पिछले ऑर्डर को कैंसिल किया या जो भी किया, उसके बाद एक और मजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑर्डर जारी कर दिया। बात सारी ये है कि देखिए ये कानूनी चीजें हम इसके अंदर एक हद से ज्यादा कर सकते। जो भी आम शहरी उसके ये समझता है कि ये वो उसने बड़ा नया नुक्ता उठाया है, तो क्या वो जाहिर जाफर के लिए नहीं खड़ा हुआ कि वो उसने लड़की की गर्दन काटी थी, अभी तक वो जिंदा क्यों है, या वो मोटरवे वाला जिंदा थी? तो वो आम शहरी उस वक्त क्यों नहीं जा रहा इस वक्त, जबकि उनकी अपनी फैमिली नहीं चाहती, ना तो उनके कोई बीवी बच्चे उनके पास थे जो उनका गला दबा देते खुदा न खास्ता, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई भाई बहन था। तो ये चीजें ऐसी खामखा बात को खराब करने की मुझे नहीं समझ आती क्या लॉजिक है। और फिर सबसे बड़ी बात कि उनके बच्चे जो हैं, मुझे मेरा पॉइंट सिर्फ बच्चों के साथ है कि मैं किसी बीवी की कोई बात नहीं कर रही। उनके बच्चे जब नहीं चाहते कि उनके बाप को उधेड़ा जाए और फिर उसके बाद कोई वजह निकाल के फिर उसका डंडोरा पीटा जाए कि ये यूं नहीं होगा, इसने ये खा लिया होगा, वो पी लिया होगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई आपको खुदकुशी का एलिमेंट नजर आया, फिर आप लोगों से उनको गालियां पड़वाएंगे कि ये तो हराम मौत थी, तो ये फलाना था, तो ये वैसा था। वो उस सारी चीजों से नहीं गुजरना चाहते हैं, तो उनको इस बात का राइट दिया जाए बनिस्बत किसी आम शहरी के। मेरा भी कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं है, जो सबसे बड़ा रिश्ता उनकी औलाद का है, जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है। मैं उन बच्चों की वजह से परेशान हूँ। बिल्कुल ठीक है। बुशरा हरमीत हमारे साथ मौजूद है, हरमीत सब सुनिएगा। जी हरमीत। जी। अच्छा बुशरा जी, अगर हम देखें तो जाहिर बात है कि तकलीफ तो आपके साथ साथ उनके जो मदा हैं या उनके जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको भी हो रही है, लेकिन फैमिली भी जाहिर बात है कि जब वो नहीं चाह रहे थे और दोबारा अब ये मामला जो है, आपकी बात दुरुस्त है कि अदालतों में बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हुए हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो सदियाँ भी गुजर गई, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वो केसेस जो है उसका कोई हल नहीं होता। तो इस तरफ अगर आते हैं तो आप नहीं समझती कि मदाओं के साथ साथ घर वालों पे कुछ ज्यादा तकलीफ होगी? ऑलरेडी उन्होंने मना भी किया इस चीज से। मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ, मैंने अभी सारी तकरीर क्या की है, यही तो की है कि उनके बच्चे, आप अपने आप को रख के देखें, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल हम में से किसी पे भी कोई ऐसी जो भी उनकी गलतियां थी,
उनकी वजह से हमारे बच्चों को मुंह छुपाना पड़े। बेकसूर हैं वो, टीनेजर होते ही वो कहीं ना कहीं छुपते फिर रहे होंगे, उनको लोग उनके दोस्त शर्मिंदा करते होंगे। ये सब हो गया ना, अब हम दोहराना नहीं चाहते आमिर लियाकत की गलतियों को। अब आखिरी एक चीज है कि उन्होंने उनको दफना दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, तो उसकी कोई लॉजिक नहीं है। या तो मैं समझू, अच्छा जी फर्ज करें ऐसी मैं कह रही हूँ तारा खासा, ये ना उनके नौकर की यहाँ बता जाए, अगर कोई नौकर भी होता तो नौकर को क्या मिलेगा? जायदाद मिलेगी, या कोई वहाँ सोना पड़ा था, या कोई हीरे पड़े थे। इनकेस आप उनके इमीडिएट नौकरों की चित्रौली करेंगे ना, और क्या करेंगे? वहाँ तो कोई था ही नहीं, ना बहन भाई था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई बच्चा था, ना बीवी थी, कोई भी तो नहीं था ना उनके घर में। तो एक अननेसेसरी से बच्चे नहीं गुजरना चाह रहे होंगे। अगर सबसे ज्यादा किसी को शक होता तो बच्चे ही कहते कि फलाने हमारे रिश्तेदार ने या नौकर ने या फलाने दोस्त ने कुछ किया होगा, हमारे अब्बू का पता करें। अब जब वो समझ रहे हैं, वो किसी पे शक नहीं जाहिर कर रहे, जो उनके असली वारिसैन है वो ही उनके वारिस है ना, दोनों बच्चे। तो जब वो ये बेचारे नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरह का तमाशा बने और उनके बाप को इस तकलीफ से गुजरना पड़े, और मैंने तो अल्लाह माफ करे एक जर्नलिस्ट है उनका, वो देखा कि पोस्टमार्टम में क्या क्या करते हैं बॉडी के साथ। वो अगर नहीं चाहते तो आप खुदा की बात से इस पे नजर खानी करें और ये तमाशा न बनाए। आमिर लियाकत को निशान इबरत बनाने की जितनी हो सकती थी मैक्सिमम कोशिश, और जो भी कुछ उन्होंने भुगता, यहाँ तक कि उनकी जान ही चली गई। तो अब इसके बाद उनका मुर्दा न घसीटे, खुदा के वास्ते। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते बस ये कि उनके बेटे ने अदालत में एक ऑर्डर के लिए ये दरख्वास्त दी है कि इस पोस्टमार्टम को रोका जाए, अल्लाह करे कि मतलब इसके ऊपर अमल हो जाए। और आमिर लियाकत के बारे में भी हम ये कह सकते हैं, अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी गलतियाँ माफ़ करे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में हम खास तौर पर उन बीमारियों की बात करेंगे जो कि आपकी जिस्मानी बीमारियों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। 2020 और 22 के सर्वे के मुताबिक जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम किया गया है वो है आपकी ज़हनी मिसाइल यानी मेंटल हेल्थ, जिसको पाकिस्तान में उस तरह से इस पर बात नहीं की जाती, इसको एड्रेस नहीं किया जाता। लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दे आर रियल डिजीज़। तो इसके बारे में सर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और बात करने के लिए ताहिरा रुबाब ने हमें आज ऑन से ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसी आप ताहिरा? ठीक है, थैंक यू। ताहिरा, ये बहुत आम नहीं कर दिया हमने कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, हल्की सी परेशानी होती किसी को तो हम कहते हैं ये स्ट्रेस में है, ये डिप्रेशन में है, ये इसको एंजाइटी हो गई है। ये डिजीज़ ऐसी है कि ये रियल है, लेकिन किस स्टेज पर जाकर आप इनको रियल कहते हैं? आपने बहुत खूबसूरती से ये पॉइंट आउट किया है कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है या कोई परेशानी होती है या हम सैड होते हैं तो वी से कि जी मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो गई है। बेसिकली अगर आप देख सकें तो हम ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हम सब यहाँ मिड में रहते हैं सब। लाइक यहाँ पे अगर एक्साइटमेंट है तो हम थोड़ी सी देर एक्साइटेड होंगे, फिर वापस मिड में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर सैडनेस है हम थोड़ी देर सैड होंगे, फिर हम मिड में आ जाएंगे। यानी हम फ्लक्चुएट करते हैं दोनों एंड्स के अंदर, और दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। जब हमारा यानी दोनों एक एंड्स के ऊपर, एक्सट्रीम के ऊपर रहना और सैडनेस के ऊपर रहना 2 वीक्स तक और मोर हो जाए, मोर देन 2 वीक्स हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम में आ गए हैं, वी नीड एन हेल्प। वो जो हेल्प अब हमें चाहिए एक्चुअली वो ये है कि आपका जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो हैं इनके क्राइटेरियाज तो डिफरेंट होते हैं कि कितनी देर तक आप रहेंगे, मगर जैसे मैंने जनरली कहा कि 2 वीक्स से अगर ज़्यादा आपकी चीज़ें होती जा रही हैं यू नीड टू सीक एक्सटर्नल हेल्प। तब हम किसी को कह सकते हैं कि मसलसल वो सैडनेस का शिकार है, आइसोलेशन में जा रहा है, खाना पीना डिस्टर्ब हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडे पसीने आना शुरू हो गए हैं, दिल में बेचैनी बहुत ज़्यादा हर वक्त रह रही है, और वो जैसे जो है क्या उसे कहते हैं कि ऑफिस में उस तरह दिल नहीं लग रहा, अजीब सा जो है वो फील हो रहा है। बिहेवियरल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस दोनों जो हैं वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी नीड हेल्प। मगर अगर एक ही दिन में ये सारी सिचुएशंस आ रही हैं तो देन वी आर नॉट, इट्स नॉर्मल, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल ह्यूमन स्टेट जो कि हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। 15 दिन का आपने कहा तकरीबन नोटिस करना चाहिए। अच्छा, आजकल के जो हालात हैं, मुआशी हालात, उसमें अगर कोई आदमी देखा जाए, हर एक के तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार है। इसको किससे लिंक करेंगे? मतलब अगर ऐसे हो तो भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ना, एक हेल्प वो है जो आपको आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन से निकलने में मदद देगी, और एक हेल्प वो है जो वहाँ चाहिए कि जो कांस्टेंट सूरत हाल है बाहर की वो असरअंदाज हो रही है।
आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि एक चीज़ हम बात करें जो क्लिनिकल चीज़ें होती जा रही हैं, यानी हमारी बॉडी में, हमारे थॉट्स में और हमारे इमोशंस में चेंज आ गया और वो 2 वीक्स तक प्रलॉन्ग किया और हमने कोई एक्सटर्नल हेल्प लेके उसको रिजॉल्व किया। इसी तरह से हमारे माशी और माशरती हालात हैं जो कि हमारे ऊपर, यानी अगर हमारा इकोनॉमिक बर्डन इतना ज़्यादा है, हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स में डिस्कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उसके लिए भी अगर आप कांस्टेंट एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड यू आर अनएबल टू मैनेज विद दैट, आपसे वो मैनेज नहीं हो रहा, आपने अपने टाइम जो है वो कोशिश कर ली, आपने अपने फ्रेंड से सबसे जो बातचीत कर ली, बट यू कुड नॉट फाइंड आउट द सोल्यूशन, देन यू शुड सीक द हेल्प। उसके लिए कोई टाइम क्राइटेरिया नहीं है, आप जितना जल्दी हेल्प सीख करेंगे उतना ही जल्दी आप उससे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और बेहतर ये है कि आप चीज़ों को प्रलॉन्ग करने की बजाय, उनको कॉम्प्लेक्स करने की बजाय कि एक ऐसी स्टेज के ऊपर ले जाएं जहाँ से शायद आपको 2-3 महीने लग जाएं वापस आने में। आप जितना जल्दी किसी प्रॉब्लम में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर ट्राइंग, इट्स नॉट गेटिंग बेटर, गेट द हेल्प, फ़ौरन आप हेल्प लें। और जब आप हेल्प लेंगे तो आपको एक एक्सटर्नल व्यू नज़र आएगा और चीज़ें जो हैं रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं व्हेन यू जस्ट गो टू द प्रोफेशनल, और वो फिर आपको टेक्निकली चीज़ों को बता रहे होते हैं और हेल्प करते हैं, आपके साथ मिलकर चीज़ों को प्लान करते हैं, तो चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। ज़रूरी है कि हम उससे पहले डायग्नोस करें और डायग्नोस करके वी गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट ना। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत। जी अच्छा, आप अगर हम देखें इस वक्त जो हालात है, ख़ासकर कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। ऐसे में अपने इलाके की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें ज़्यादा नौजवान जो है वो खुदकुशी पे मजबूर हो गए। या हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नौजवान जब देखते हैं तो उनमें मूड का स्विंग होना और अकेले रहना, ज़्यादातर कोशिश करने के अंधेरे में या अकेले रूम में बैठ के ही ज़िंदगी गुजारना, अपने हॉस्टल में भी ऐसे ही रहना। आप क्या समझती हैं कि ये भी डिप्रेशन या जिसको हम एंजाइटी या इसको उसी वही नाम दे सकते हैं? देखिए, हम नाम चीज़ों को कुछ भी दे सकते हैं मगर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ फॉल करती है। प्रोफेशनली जब आप हेल्प लेते हैं तो फिर डायग्नोसिस करना जो है वो फिर आप कर सकते हैं डायग्नोसिस। मगर जैसे हम जनरली अपनी सिचुएशंस की बात करें, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी हैव पुट एन अ लॉट कंपटीशन, और वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन नहीं है जो उनको एक्सेल करने में हेल्प कर रहा है। दिस इज काइंड ऑफ बर्डन एक्चुअली, जिसमें आपने उनके अंदर ये उनकी पर्सनैलिटी का आपने कंपटीशन उसके अंदर डाला हुआ है, ग्रेड्स का कंपटीशन डाला हुआ है। देन व्हेन दे आर गोइंग टू द मार्केट, आपने एग्जैक्टली सोशल मीडिया के ऊपर आप कितने अच्छे लग रहे हैं इस चीज़ का आपने बर्डन डाला। एंड देन जब वो मार्केट में जाते हैं जॉब के लिए तो वहाँ पे कुछ ऑलरेडी सेट चीज़ें हैं हमें नज़र आती हैं कि जी फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ जॉब अच्छी हो जाएगी, फलां यूनिवर्सिटी से होगा ये हो जाएगी, और मैं अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ तो वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो ये चीज़ें एक्चुअली उनके ऊपर जो है ऑफ कोर्स स्ट्रेस बढ़ाती हैं। और फिर जब क्लास में हम देखते हैं कि हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है, आपने भी प्रेजेंटेशन देनी है, आपने बच्चे को सिखाया नहीं कि प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है, उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जी वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। मेरे ख्याल में देयर आर अ लॉट रीजन जिसके ऊपर हमारे एकेडेमिया को जो है काम करने की ज़रूरत है। एंड देन देयर इज़ अ ग्रेट जो है जिसको आप कहेंगे डिफरेंस है हमारे एकेडेमिया में और हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी लर्निंग और एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोगों के पास, बच्चों के पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं होता जिसके ऊपर जाके वो जो है इंडस्ट्री के साथ जो है अपना निगोशिएट कर सकें, इवन इंटरव्यू में बैठ सकें, या उनको पता हो कि उन्होंने अप्लाई कहाँ पे करना है। बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल। ये कहिएगा, मैं गुरमीत के एक और जो है वो उसको पॉइंट आउट कर, उन्होंने सवाल किया था, गुरमीत सॉरी गुरमीत, गिलगित बल्तिस्तान का ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इट इज़ ग्रोइंग एवरी डे, कि वहाँ पे सुसाइडल केसेस आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं, विच मे बी वन ऑफ द रीजन्स कि वहाँ का जो एक वेदर है दैट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम। ये मैं एक चीज़ बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट ऑल, दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स कि वहाँ का वेदर इफेक्ट कर सकता है। वहाँ पे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लोगों को वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जो है वो लीड कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ के ऊपर हमें बिल्कुल भी बहुत सारी चीज़ें और रिसोर्स उस तरह से नहीं मिलता जैसे हम पंजाब और सिंध में रिलेटिवली हमें मिल रहा होता है।
सो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो लीड कर सकते हैं। एंड देन अगेन हमारी यंग जनरेशन के लिए ख़ास तौर पे ये बात पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हमारे इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो बहुत पुअर है। हम वी हुक अप इनटू समथिंग लव स्टोरी, और फिर हम जब उससे नहीं कर पाते, वो चीज़ें नहीं चल पाती, तो फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने इमोशंस को मैनेज करना। एंड देन वी एंड अप डूइंग सुसाइड और क्विटिंग एवरीथिंग। सो बहुत सारे रीजंस मैं समझती हूँ। यूथ एक वो हमारा वो वाला सेगमेंट है जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन की, सबसे ज़्यादा तरबियत की जो है वो ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। तरबियत नॉट इन सेंस कि हम डंडा पकड़े उनकी तरबियत करें, इट्स इन टर्म्स ऑफ कि हम उनको सपोर्ट करें और उनको चीज़ें उनको एनरिच करें और उनको एम्पावर करने की हमें सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। एंड वी शुड वर्क ऑन दैट। अच्छा रुबाब, ये बताएगा कि हमने ये सारी बातें कर ली, आपने 15 मिनट का रौफ साहब ने इस बात को सेकंड भी किया कि 15 दिन का आप टारगेटेड टाइम देखते हो, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट एल्स, अगर क्लिनिकल इलाज मुआवजे की तरफ हम ना जाएं और हम इमोशनल थेरेपी की बात करें, तो घर में अगर एक बच्चा है, यंग एज है या 18 प्लस है या अंडर 18 है, तो उसकी किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ही और शी इज़ इनटू डिप्रेशन और समथिंग लाइक दिस? अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी हैं कि लोग ये कहते हैं कि मैं तो इसको इमोशनल, जैसे यूजुअली मैं पेरेंट्स से ये चीज़ें सुनती हूँ कि हम तो इसको इमोशनली सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम तो इसकी काउंसलिंग भी करते हैं, हम तो इसका फलाना भी करते हैं, फलाना भी करते हैं, बट वो हेल्प नहीं करता, क्योंकि जो लोग हेल्प कर रहे होते हैं दे देमसेल्फ डोंट नो कि जी एक्चुअली हेल्प करनी किस तरह से, कहाँ पे इसको खींचना है, चीज़ों को स्ट्रेट करना है, कहाँ पे आपने बच्चे के साथ थोड़ा सा उसके साथ जो है प्यार और मोहब्बत से बात करनी है, और कहाँ पे आपने उसको अलर्ट होकर किसी चीज़ का जवाब दे देना है, और कहाँ पे ये टाइम आ गया है कि नाउ दैट पर्सन इज नीडिंग मेडिसिन। जी, कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। हमें चलना है अब प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट से दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।